द साइकोलॉजी ऑफ मनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिसन स्लॉट में। हम लेकर आए हैं मॉर्गन हसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। तो आइए सुनते हैं। इसमें मेरे लिए क्या है? वित्तीय निर्णयों के पीछे मनोविज्ञान को समझो। शेयर बाजार कैसे काम करता है? संपत्ति खरीदने या डंप करने का सबसे अच्छा समय कब है? और एक निश्चित उम्र तक रिटायर होने के लिए आपको हर साल कितनी बचत करने की आवश्यकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो व्यक्तिगत वित्त की चर्चा पर हावी है। हालांकि समीकरण से बाहर कुछ महत्वपूर्ण है। यह मानवीय कारक है, दूसरे शब्दों में वास्तविक लोगों और उनके पैसों के बीच का संबंध। मॉर्गन हसल का तर्क है कि यह कारक वित्तीय निर्णय को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप जानना चाहते हैं कि लोग खुद को कर्ज या भटकाने वाले भाग्य में क्यों दफन करते हैं, तो आपको ब्याज दरों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी के पास अर्थव्यवस्था और पैसों का अपना अनुभव है। महामंदी की कहानी 1929 में एक विनाशकारी स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अपने निरंतर गिरावट के एक दशक में प्रवेश किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्जन 20वां दशक अचानक बंद हो गया। व्यवसाय बदल गए, परिवारों ने अपने खेतों और घरों को खो दिया और कड़ी मेहनत से अर्जित बचत पतली हवा में गायब हो गई। गरीबी और बेरोजगारी आसमां छूती है, जबकि विश्वास है कि कल की तुलना में कल बेहतर होगा। आज घटनाओं का यह संस्करण मानव कथा बन गया है। यही कारण है कि यह आखिरकार लाखों अमेरिकियों के अनुभव का वर्णन करता है, लेकिन यह कुछ महत्वपूर्ण तस्वीर को भी छोड़ देता है। इस पलक में मुख्य संदेश है, हर किसी के पास अर्थव्यवस्था और पैसों का अपना अनुभव है। 1960 में जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति के लिए भागे, तो उनसे ग्रेट डिप्रेशन के अपने अनुभव के बारे में पूछा गया। उनके जवाब ने कई मतदाताओं को चौंका दिया। कैनेडिस ने कहा वे पहले से ही 1929 में अमीर थे। अगले 10 वर्षों में उनका भाग्य नहीं मिटा, यह वास्तव में विकसित हुआ था। 1939 तक परिवार में अधिक नौकर थे और एक बड़े घर में रहते थे, जो कि दशक की शुरुआत में था। जब वह हार्वर्ड गया और डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कई साथी नागरिकों को कितनी बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा है। सभी अमेरिकी नहीं, यह निकला एक ही नाव में था। कैनेडी उसे बदलना चाहता था, जो आंशिक रूप से है कि उसने मतदाताओं को कैसे आश्वस्त किया कि वह सिर्फ एक आउट ऑफ टच अभिजात नहीं था, लेकिन एक योग्य राष्ट्रपति था। लेकिन यह केवल अमीर और गरीब नहीं है जिनके पास आर्थिक जीवन के विपरीत अनुभव है। हम सभी करते हैं। एक बेरोजगार फार्म हैंड का बेटा और एक सफल मैनहट्टन स्टॉक ब्रोकर का बेटा सिर्फ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं आता। वे पैसे आने पर जोखिम और इनाम जैसी चीज़ों के बारे में गहराई से सीखते हैं। लेकिन जैसा कि हम बाद में देखेंगे, वही उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर समान रूप से अच्छी तरह से लोगों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक अमीर व्यक्ति जो उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान बड़ा हुआ, उसके पास एक समान अमीर व्यक्ति की तुलना में अलग वित्तीय विश्वदृष्टि होगी, जो केवल कभी स्थिर कीमतों का अनुभव करता है। इन अलग अलग दृष्टिकोणों का परिणाम स्वरूप सबक हम पैसे के साथ क्या करते हैं। हम सभी का यह सोचना पसंद करते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है,
लेकिन हम आमतौर पर केवल उस वास्तविकता का एक छोटा सा अनुभव करते हैं। और यह समझने की पहली बात है कि जब यह पैसे का मनोविज्ञान की बात आती है, हम जानते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कम जानते हैं। व्यक्तिगत अनुभव वित्तीय निर्णय लेने को प्रेरित करता है। जब अर्थशास्त्री वित्तीय व्यवहार का मॉडल बनाते हैं तो वे अक्सर एक सुविधाजनक फिक्शन पर भरोसा करते हैं। तर्कसंगत व्यक्ति जो स्वरुचि वाले निर्णय लेते हैं जो उनके रिटर्न का अधिकतम करते हैं। वास्तविकता इस स्वच्छ विचार की तुलना में थोड़ा गड़बड़ है। उदाहरण के लिए लॉटरी। संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत कम आय वाले घर हर साल लॉटरी टिकट पर $411 खर्च करते हैं। एक ही समय में लगभग 40% सभी घर के आपातकालीन स्थिति में $400 खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। अप्रत्याशित रूप से यह 40% उनकी निम्न आय वाले घरों से बना है जो लॉटरी टिकट पर सिर्फ $400 से अधिक खर्च करते हैं। क्या ये व्यवहार तर्कसंगत है? मुश्किल से, लेकिन यह अतार्किक भी नहीं है। यदि आप एक पेचेक से अगले तक रह रहे हैं तो आपके पास आवश्यक धन के लिए पर्याप्त पैसा होने की संभावना नहीं है। छुट्टियों की तरह अकेले विलासिता दें। लॉटरी खेलना एक लंबा शॉट है, लेकिन यह विकल्प को हरा देता है। अच्छे सामान रखने वाले लोगों के लिए कोई भी शॉट शामिल नहीं करना। मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत अनुभव वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार के तर्कहीन कॉल आपके विचार के अधिक सामान्य है। इसे 2006 के अर्थशास्त्री अल्रिके मलमेंडियर और स्टीफन नागेल के अध्ययन से लें। उन्होंने कंज्यूमर फाइनेंस के सर्वेक्षण द्वारा संकलित 50 वर्षों का डेटा के माध्यम से कंघी की। एक लंबे समय से चल रही अनुसंधान परियोजना जो यह जांच करती थी कि अमेरिका अपने पैसों से क्या करते हैं। मालमेंडियर और नागेल यह पता लगाना चाहते थे कि लोग कैसे अपने पैसे को निवेश करते हैं। उनका जवाब, जब निवेशक युवा वयस्क थे तब अर्थव्यवस्था क्या कर रही थी। व्यक्तिगत इतिहास, दूसरे शब्दों में, जोखिम के लिए हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करता है, लोटो या लॉटरी टिकट खरीदने की तरह। इस अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तकों में पाया समझदारी की तरह नहीं है, लेकिन यह है सहज तार्किक। यदि निवेशकों की स्वर्गीय किशोर व्यवस्था और शुरुआती 20वां दशक के बीच मुद्रास्फीति अधिक थी, तो वे जीवन में बाद में बॉन्ड में निवेश करने की अत्यधिक संभावना नहीं थी। अगर इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति कम थी तो वह इसके विपरीत निवेशक अपने पैसे को बॉन्ड में जारी रखने के लिए खुश थे क्योंकि वे बड़े हो गए थे। कोई बात नहीं अगर मुद्रास्फीति रास्ते में बढ़ी। एक सामान्य पैटर्न शेयर के लिए, यदि शुरुआती वयस्कता में शेयर बाजार अच्छा कर रहा था तो निवेशकों ने इसमें निवेश किया। यदि यह एक ही उम्र में कमजोर था तो वे इससे बचते थे। कहते हैं कि आप 1970 में पैदा हुए थे। आपके मध्य किशोर और शुरुआती 20वां दशक के बीच S&P 500 में 10 गुना वृद्धि हुई। जो कोई भी उस स्टॉक में सूचीबद्ध कंपनियों में अपना पैसा डालता है उसने हत्या कर दी। 1950 में पैदा हुए लोगों को बाजार का एक बहुत ही अलग अनुभव था जो उनके जीवन में इस अवधि के दौरान सुप्त था। मूल रूप से निवेश करने या ना करने के निर्णय तभी बदले जब बाजार ने खुद को यह सुझाव देते हुए वास्तविक दुनिया के शास्य जीवन
में जल्दी गठित आंतों के निर्णय को बदलने में विफल रहे। आज हम किन आर्थिक अवधारणाओं का उपयोग करते हैं वे अभी भी ऐतिहासिक शिशु हैं। एक खिलौना पूडल अपने जंगली पूर्वजों की तरह नहीं दिखता, जो बदले में सभी भेड़ियों से बहुत अलग ही नहीं थे। आज हम जिन आर्थिक अवधारणाओं का उपयोग करते हैं वे अभी भी ऐतिहासिक शिशु हैं। एक खिलौना पूडल अपने जंगली पूर्वजों की तरह नहीं दिखता, जो बदले में सभी भेड़ियों से बहुत अलग नहीं थे। उससे हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आज की कुत्तों की नस्लें का 10,000 साल पुराना इतिहास है, और फिर भी कुत्ते के मालिक अक्सर गिलहरी या बिल्ली के शिकार होने पर अपने पालतू जानवरों की सहज रक्तहीन प्रतिक्रिया पर आश्चर्यचकित होते हैं। 10 शताब्दी या पता चला इन गहरी जड़ वाले जंगली लक्षणों को पूरी तरह से मिटा नहीं है। कुत्ते के पालतू जानवरों के धन के मनोविज्ञान के साथ क्या करना है, हालांकि काफ़ी वास्तव में। इस पलक में मुख्य संदेश है, आज हम जिन आर्थिक अवधारणाओं का उपयोग करते हैं वे अभी भी ऐतिहासिक शिशु हैं। पैसे से निपटने में हम में से कई इतने बुरे क्यों हैं? एक उत्तर यह है कि चीज़ों की भव्य योजना में यह बहुत नया है। पहली मुद्रा केवल 600 ईसा पूर्व के आसपास जारी की गई थी, जब आज के तुर्की में लीडा के राजा एलियटेस एक लौह युग के साम्राज्य ने अपने स्वयं के सिक्कों का खनन किया, और यह अधिक जटिल आर्थिक अवधारणाओं की तुलना में कुछ भी नहीं है। संन्यास ले लो, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश अमेरिकियों ने काम किया जब तक वह मर नहीं गए। जीवन प्रत्याशा फिर से कम थी, निश्चित रूप से, और फिर भी 65 वर्ष की आयु से ऊपर सभी पुरुषों में से 1940 के दशक में श्रम बाजार में भाग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत के साथ चीज़ें बदलने लगी, लेकिन 1980 के दशक तक अधिकांश अमेरिकी श्रमिकों के लिए सेना निवृत्ति एक अप्राप्य आदर्श बनी रही। वह दशक जिसमें औसत मासिक सामाजिक सुरक्षा जांच $1,000 से ऊपर हो गई, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित। इससे पहले केवल विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक अपने मध्य 60 के दशक में काम करना छोड़ सकते थे। इसका मतलब है कि आज की दुनिया में हम जिन सबसे बुनियादी आर्थिक अवधारणाओं का उपयोग करते हैं वह 2 पीढ़ियों से कम है। फंडिंग सेना निवृत्ति का सिद्धांत विधि सन 1978 तक भी अस्तित्व में नहीं था, जबकि रोट इरा सेना निवृत्ति योजना केवल 1998 में शुरू की गई थी। अन्य प्रमुख विचार और प्रथाएं अधिक पुरानी नहीं हैं। हेज फंडों ने वास्तव में एक सदी पहले 1/4 हिस्सा लिया था, और इंडेक्स फंड सिर्फ 50 साल पुराने हैं। यहाँ तक कि बंधक कार ऋण और क्रेडिट कार्ड जैसे उपभोक्ता ऋण संयुक्त राज्य में आर्थिक विकास के प्राथमिक ड्राइवरों में से एक हैं। जीआई बिल के बाद केवल आम हो गया, जिससे 1944 में औसत अमेरिकियों के लिए पैसा उधार लेना आसान हो गया। यदि हम वित्तीय नियोजना और निर्णय लेने में बुरे हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम पागल हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ग्रीन हॉर्न हैं। भाग्य आपकी सोच की तुलना में वित्तीय सफलताओं में एक बड़ी भूमिका निभाता है। कुछ साल पहले लेखक ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा कि वह निवेश के बारे में सबसे अधिक क्या जानना चाहेंगे जो पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। शिलर का जवाब, सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका। किस्मत एक मुश्किल विषय है। कुछ निवेशक और उद्यमी इस बात से इनकार करेंगे कि यह सिद्धांत में भूमिका निभाता है, लेकिन यह एक फर्म के समृद्ध होने के लिए किस हद तक जिम्मेदार है, यह निर्धारित करना कठिन है। और दूसरा, असफल। हम यह भी सोचते हैं कि दूसरों की सफलताओं को अंधा मौका देने के लिए कठोर है। नतीजतन हम अक्सर वित्तीय निर्णय लेने की स्थिति में भाग्य की भूमिका की अनदेखी कर देते हैं। वह गलती है। यह मुख्य संदेश है।
भाग्य वित्तीय सफलताओं में एक बड़ी भूमिका निभाता है, जितना आप सोच सकते हैं। अर्थशास्त्री भास्कर मजूमदार के अनुसार दो भाई बहनों की आयु ऊंचाई या वजन की तुलना में अधिक बारीकी से संबंधित है। अलग तरह से रखो, अगर आपका भाई अमीर और लंबा है तो आप अमीर होने की तुलना में अधिक होने की संभावना है। यह सहसंबंध को समझाना काफ़ी आसान है। एक ही घर के भाई बहनों को समान विशेष अधिकार और अवसरों का आनंद लेने की संभावना है। एक बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने वाले माता पिता आमतौर पर अपने भाई के लिए ऐसा ही करते हैं। हालांकि अमीर भाइयों की एक जोड़ी का पता लगाएं और आपको दो लोग मिलेंगे जो यह नहीं मानते कि मजूमदार का अध्ययन उनके परिवार पर लागू होता है। यह मानव मनोविज्ञान के लिए नीचे है। हम आमतौर पर परिणामों में भाग्य की भूमिका को कम या ज़्यादा आंकते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो इसलिए वह हमने कड़ी मेहनत की है। यदि हम असफल होते हैं तो यह इसलिए है क्योंकि हम अशुभ थे। यदि अन्य विफल होते हैं, हालांकि हम लगभग उदार नहीं हैं, उन मामलों में हम असफलता को दुर्भाग्य नहीं बल्कि चरित्र की खामियों जैसे आलस्य या कमी को दिखाते हैं। हमारी संस्कृति जो सफलता से ओतप्रोत है, दुर्भाग्य से यहाँ बहुत मदद नहीं करती। फोर्ब्स शानदार निवेशकों का जश्न नहीं मानते जो टूट गए क्योंकि वे अशुभ थे और बाजार से अचानक शून्य कर दिया। यह करता है जश्न मनाने दूसरे दर या लापरवाह निवेशक जो भाग्यशाली है और एक भाग्य बना दिया गया, लेकिन जो हमें आचार में छोड़ देता है। जब पैसे की बात आती है तो हमें यह पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। हमें अपने मॉडल में यादृच्छिकता के निर्माण का एक तरीका भी चाहिए। हम शायद मौके के सटीक भूमिका के लिए शिलर के अपने को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हम भाग्य पर एक हैंडल प्राप्त कर सकते हैं। सभी सफलता कठिन परिश्रम के कारण नहीं है और सभी गरीबी आलस्य के कारण नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, लोगों को देखते हुए, जिसमें भी मैं भी शामिल हूँ। विशिष्ट मामलों के बजाय व्यापक पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने से आपको बेहतर कॉल करने में मदद मिल सकती है। बिल गेट्स ने एक बार चुटकी ली थी कि सफलता एक घटिया शिक्षक है। जैसा कि गेट्स इसे देखते हैं, सफलता स्मार्ट लोगों के भाग्य की भूमिका की अनदेखी कर देता है, जो बदले में उन्हें लगता है कि वे हार नहीं सकते। विडंबना यह है कि वह सुनिश्चित करना कि तुम में से एक बहुत निश्चित तरीका कर लो, तो आपको अपने वित्तीय व्यवहार में कैसे मौके और भाग्य का निर्माण करना चाहिए। खैर, यहाँ आपको क्या नहीं करना चाहिए, विशिष्ट व्यक्तियों के उदाहरणों पर चुनो। जब हम अत्यधिक सफल लोगों का अध्ययन करते हैं तो आमतौर पर हम आउटलेट्स को चुन लेते हैं। अरबपति जिन्होंने दुनिया के काम करने के तरीके को बदल दिया, और यह हमें भटका सकता है। मुख्य संदेश यह है, विशिष्ट मामलों के बजाय व्यापक पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने से आपको बेहतर कॉल करने में मदद मिल सकती है। इतिहास के सबसे सफल उद्यमियों में से एक जॉन डी रॉकफेलर को ही लीजिए। जब उन्होंने अपने पेट्रोलियम उद्योग का निर्माण करना तो उन्होंने एक समस्या का सामना करना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों ने उसे वह करने की अनुमति नहीं दी जो वह करना चाहता था। उनका समाधान सरल था, उन्हें अनदेखा करें। कानूनी सम्मेलनों के लिए उनकी अवहेलना वास्तव में इतनी महान थी कि एक न्यायाधीश ने कहा कि उनका व्यवसाय एक आम चोर से बेहतर नहीं है। की सफलता इस व्यवहार के बारे में सोचने के तरीके को आकार देती है। पीछे देखते हुए उनकी दृष्टि को मानना आसान है और कहना है कि उन्होंने पुराने कानूनों को नवाचार के रास्ते में खड़े होने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर वह विफल हो जाएगा? क्या हम भी अभी भी यही सोचेंगे कि रॉकफेलर का उदाहरण एक है जिसका हमें पालन करना चाहिए? शायद नहीं। सबसे अच्छा
हम उसे एक असफल अपराधी के रूप में देखेंगे जिसने हमें सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप इसके लिए नीचे आते हैं तो इन दो परिणामों के बीच का अंतर भाग्य है। इधर उधर के अलग अलग वाक्यों या राजनीतिक माहौल में बदलाव से रॉकफेलर की किस्मत बदल सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे भाग्य का अनुकरण करना असंभव है। यहाँ तक कि अगर आप वॉरेन बफेट जैसी किसी व्यक्ति के हर करियर की कदम की नकल करते हैं तो आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि पासा आपके लिए उसी तरह से गिर जाएगा जैसा उन्होंने उसके लिए किया था। तो यहाँ एक विकल्प है सफलता और विफलता के पैटर्न का विश्लेषण करना। जितना अधिक सामान्य पैटर्न उतना ही अधिक यह आपको जीवन और वित्तीय निर्णयों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए अध्ययन के बाद अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग अपने दिनों की संरचना को नियंत्रित करते वे अपने काम से खुश हैं, जो नहीं करते जीवन यापन के बड़े मामले के कुछ मामलों के विपरीत। यह एक व्यापक अवलोकन है जिसे आप अभी कार्य कर सकते हैं। ईर्ष्या आपको लापरवाह बना सकती है। पूंजीवादी दो चीजों में महान है, धन और ईर्ष्या पैदा करना। एक धोखेबाज बेसबॉल खिलाड़ी को ले जो एक वर्ष में $5 लाख बनाता है। किसी भी उचित मानक से वह समृद्ध है, लेकिन कहते हैं कि वो माइक ट्राउट जैसे सुपरस्टार के रूप में एक ही टीम में खेलते हैं जो एक साल में $36 मिलियन कमाता है। अचानक वह जो कमाता है वह उससे खुश नहीं है। वह चाहता है कि दूसरों के पास क्या है। इस बीच ट्राउट जैसे उच्च कमाई करने वाले खुद की तुलना में उन लोगों से करते हैं जो और भी अधिक कमाते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में अमेरिका के शीर्षक सबसे अधिक भुगतान करने वाले हेज फंड मैनेजरों की सूची में इसे बनाने के लिए आपको उस वर्ष कम से कम 340 मिलियन की कमाई करनी होगी। यहाँ तक कि ट्राउट भी उस मानक से छोटा तुलना है। पूंजीवाद शब्दों में ईर्ष्या के साथ नैतिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह एक व्यवहारिक समस्या है। इस पलक में मुख्य संदेश है, ईर्ष्या आपको लापरवाह बना सकती है। कब पर्याप्त है, बस रजत गुप्ता से पूछिए। भारत के कोलकाता में एक झुग्गी में जन्मे गुप्ता ने प्रबंधन परामर्शदाता कंपनी मैकिन्से के CEO बनने के लिए कॉर्पोरेट सीढ़ी का काम किया। जब वह 2007 में सेवानिवृत्त हुए तो उनकी कीमत 100 मिलियन थी। वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन गुप्ता को ईर्ष्या हुई। वह अब अरबपति बनना चाहता था। 2008 में गुप्ता गोल्डमैन सैक्स में निदेशक मंडल के सदस्य थे। उन्होंने सीखा कि वॉरेन बफेट वित्तीय संकट के दौरान फर्म को बनाए रखने के लिए $5 बिलियन का निवेश करने वाले थे। कॉन्फ्रेंस कॉल पर इस खबर को सुनने के 16 सेकंड बाद इसे सार्वजनिक किए जाने से बहुत पहले गुप्ता ने हेज फंड मैनेजर की संख्या डायल की और गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। यह एक अंदरूनी व्यापार था और सख्ती से अवैध था। गुप्ता को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक आसान 1 मिलियन कमाया था। जब तक अभियोजकों ने उसे तब तक वह डोडी सौदे की एक स्ट्रिंग में 17 मिलियन तक की राशि जुटा लेता था। इसने उन्हें अरबपति नहीं बनाया था, लेकिन यह उन्हें भारी जेल की सजा देने के लिए पर्याप्त था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ईर्ष्या खराब कॉल को ड्राइव करती है और उन कॉल की लागत आपके द्वारा किए जाने वाले लाभ की तुलना में बहुत अधिक है। इसे इस तरह से सोचें, यदि आपके पास एक अतृप्त भूख है तो आप तब तक खाएंगे जब तक कि आप बीमार ना हो। लेकिन किसी भी भोजन की तुलना में फेंकना बहुत बुरा है, इसलिए आप ऐसा नहीं करते। मेज पर अवसरों को छोड़ने का क्या मतलब है? यह नहीं कि आप गायब हो रहे हैं। यह अक्सर मान्यता है कि सब कुछ
भुनाने की कोशिश आपको अफसोस की बात पर धकेल देगी। दूसरे शब्दों में रजत गुप्ता मत बनो। जीवन पर्याप्त की भावना के बिना कोई मज़ा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा गया है, केवल माइनस उम्मीदों का ही परिणाम है। भाग्य को पकड़ कर रखने से अधिक आसान है। जैसे लिवरमोर की तुलना में 20वीं सदी के शुरुआती अमेरिका में कुछ बेहतर शेयर बाजार के व्यापारी थे। 1877 में जन्मे उन्होंने वॉल स्ट्रीट बनाने में मदद की। 30 साल की उम्र तक आज के डॉलर में उनकी कीमत 100 मिलियन थी। 1929 की दुर्घटना से ठीक पहले लिवरमोर ने अपने करियर का सबसे अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने एक छोटी सी स्थिति ली और शर्त लगाई कि स्टॉक में गिरावट आएगी। निश्चित रूप से बाजार ने अपने कुल मूल्य का 1/3 खो दिया था। हालांकि किस्मत खराब हो गई थी और दिवालिया होने की खबर फैलती ही कार्यालय की खिड़कियों से छलांग लगाने लगे। लिवरमोर अपने परिवार के साथ बड़ी खुशखबरी के साथ घर लौटे। उन्होंने सिर्फ $3 बिलियन के आधुनिक समकक्ष बनवाया था। उसके बाद भी कभी खुश थे वे? काफ़ी नहीं। इस झपकी में मुख्य संदेश यह है कि भाग्य को पकड़कर रखने से अधिक आसान है। याद रखें कि एक घटिया शिक्षक होने के बारे में हमने क्या कहा। खैर, 1929 में अपनी बड़ी जीत के बाद लिवरमोर ने सोचा कि वह अछूत था। उसने बड़े दांव लगाए और बड़े फिर से हार गए, जब तक कि उसका भाग्य नहीं चला गया, टूटा और ऋणी। उन्होंने 1940 में मैनहट्टन क्लब में अपना जीवन बिताया। अमीर हो रहा है यह पता चला है। कभी कभी अमीर रहने की तुलना में बहुत सरल है। यह देखना आसान है कि पूर्व में अच्छा करने वाले लोग अक्सर बाद में संघर्ष के साथ क्यों करते हैं। पैसा बनाना जोखिम, आशावाद और साहस के बारे में है। पैसा रखना एक पूरी तरह से अलग मनोवैज्ञानिक बॉल गेम है। यह इस डर के बारे में है कि आपके द्वारा की गई हर चीज़ को ले जाया जा सकता है। अमीर बने रहने का मतलब विनम्र होना भी है। 1929 के बाद लिवरमोर ने सोचा कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो गलत कदम नहीं उठा सकता। वह यह जानकर बेहतर होता कि भाग्य ने अपनी भूमिका निभाई है और यह कि उसकी सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराया नहीं जा सकता। वहाँ बहुत सारे लिवरमोर हैं, हालांकि उनकी कहानियाँ आमतौर पर दुखद हैं। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सभी कंपनियों का लगभग 40% समय के साथ अपना पूरा मूल्य खो देता है और फोर्ब्स 400 अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की सूची में प्रति दशक 20% कारोबार है, जिसमें मृत्यु और इंट्रा फैमिली ट्रांसफ़र के मामले भी शामिल हैं। तो आप कैसे रखते हैं जो आपके पास पहले से ही है? एक शब्द में दृढ़ता। वे उद्यमी जो बिना पहुंचे लंबे समय तक बेहतरीन काम करते हैं। उन सभी में जो कुछ भी समान है वह एक छोटी सी चीज़ है जिसे डर कहा जाता है। जैसा कि बहुत अरबपति उद्यम पूंजीपति माइकल मोरिजट ने कहा, जब आप हारने से डरते हैं तो आप एक अलग लेंस के माध्यम से संभावित जीत को देखते हैं। कुछ लाभ काफ़ी बड़े हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हर चीज़ों को खोने के जोखिम को सही ठहराने के लिए हैं, और जब आप उस दृश्य को लेते हैं तो आप बेहतर कॉल करने की अधिक संभावना रखते हैं। आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं। अपने स्वयं के खाते के अनुसार हैंस बर्गग्रेन ने अपनी युवावस्था में ज़्यादा वादा नहीं किया था। जब उन्हें 1936 में नाजी जर्मनी से भागने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें यकीन नहीं था कि उनके जीवन क्या क्या करना है।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में साहित्य का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कला आलोचना में एक पत्रकार के रूप में काम किया। 1940 में उन्होंने पॉल क्ले नामक एक कलाकार द्वारा $100 में एक छोटा सा वाटर कलर खरीदा। यह आधुनिक कला के लिए एक आजीवन जुनून की शुरुआत थी। 1990 के दशक के लिए तेजी से आगे और बर्गरेन की सभी समय के सबसे सफल कला संग्राहकों में से एक बन गया था। 2000 में उन्होंने अपना संग्रह 100 मिलियन यूरो में जर्मन सरकार को बेच दिया, यह देखते हुए कि इसमें बड़ी संख्या में पिकासो, क्लीस, मैटिस और ब्रैक शामिल थे। ये आंकड़ा इसके वास्तविक मूल्य के करीब नहीं था, जिसका अनुमान $1 बिलियन था। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संग्राहकों में से एक था। इस पलक के मुख्य संदेश यह है, आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं। 20वीं शताब्दी के महानतम कलाकारों ने इस प्रभावशाली संग्रह को बर्गरेन ने कैसे प्राप्त किया? क्या यह कौशल था या सिर्फ निवेश? फर्म होराइजन रिसर्च का एक और दिलचस्प जवाब है। कंपनी के शोध के अनुसार सभी महान कलेक्टर एक ही काम करते हैं, वे बड़ी मात्रा में कला खरीदते हैं और कुछ अधिग्रहण महान निवेश हो जाते हैं, खासकर अगर कलेक्टर लंबे समय तक उन पर रहता है। हालांकि बहुमत युगल है। होराइजन के रिपोर्ट नोट्स के रूप में चाल पूर्व के पोर्टफोलियो वापसी तक रखने के लिए पूरे संग्रह का मूल्य पोर्टफोलियो में सर्वोत्तम तत्वों की वापसी का अभिसरण करता है। बर्गरेन का संग्रह एक इंडेक्स फंड की तरह था। उनके जोखिम समान रूप से निवेश की एक विस्तृत श्रृंखला में फैले हुए थे। केवल टुकड़ों को खरीदने के बजाय वह पसंद या प्रशंसा करने के लिए हुआ। उसने अपने हाथों को प्राप्त करने के लिए सब कुछ खरीदा और कुछ विजेताओं के उभरने का इंतजार किया। यह रणनीति सभी निवेशकों पर लागू होती है। इससे लंबी पूछ के हैं। अधिकांश परिणामों की एक छोटी सी संख्या में घटनाओं की प्रवृत्ति। इस सिद्धांत के पीछे बहुत जटिल गणित है, लेकिन जब आप इसे आवश्यक रूप से उबालते हैं तो यह काफ़ी सरल होता है। मूल रूप से जब आपको कुछ चीज़ें सही मिलती हैं तो आप अधिक चीज़ों को गलत करने का जोखिम उठा सकते हैं। विफलता अपरिहार्य है। वास्तव में जो मायने रखता है वह आपकी सफलताओं की प्रकृति है। अलग तरह से रखो, जब आप एक पिकासो पर बैठे होते हैं तो आपको अपने संग्रह में 99 युगल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।